हेलो स्टूडेंट्स, आपका पेज में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे। हमने सबसे पहले मैं आपको बता दूं पार्ट 6 और हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने और फिर वो वापसी आ गए। तो जो वापसी उन्होंने देखा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। नेहरू, अंबेडकर, ये नेहरू और राजेंद्र ये सब कहा थे जेल में बंद थे। तो गांधी जी ने फिर भी आंदोलन चलाया, लेकिन लोग आंदोलन के प्रति उतने उत्साहित नहीं थे। फिर इसलिए आते आते 1934 तक आंदोलन आते आते खत्म हो गया था। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या सीमा थी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ तक सीमित हो गया था, यानी कि वो आंदोलन कहाँ पर नहीं चला था या फिर कौन सा वर्ग उससे नहीं जुड़ा था। तो बेटा एक वर्ग था जिसे आज आप कहते हो एचसी। क्या कहते हो? एचसी, अनुसूचित जाति। क्या कहते हैं? एचसी, आज जो आप कहते हो दलित, वो वर्ग था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ना पसंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया था स्वराज के लिए चलाया था और दलित वर्ग के लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था। कैसे मतलब अलग था? बेटा उनके लिए आज़ादी उन भेदभाव से थी, वो जो सामाजिक भेदभाव उनके साथ होते थे, उन भेदभाव से आज़ादी मिलना ही उनके लिए स्वराज था। जैसे कि कुएं में पानी पीने ना दिया जाना, मंदिर में एंट्री नहीं जा सकते थे पूजा करने, और ना ही इन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। मतलब इनके साथ टोटली इनका बाइकआउट समाज में कर दिया था। और जितने लो लेवल के स्तर के लो लेवल के कार्य थे वो सब काम करने की इनकी ही जिम्मेदारी थी। तो ये अपने आप को थोड़ा सा दबा दबा महसूस करने लग गए समाज में। तो इन्होंने कहा हमारे लिए स्वराज का मतलब ये है कि हमें इन भेदभाव से क्या मिले, मुक्ति मिले। हमें देश आजाद हो या ना, वो मुद्दा था, लेकिन सबसे मेन बात क्या थी? हमें पहले समाज से तो मुक्ति मिले, समाज में हो रहे भेदभाव से तो मुक्ति मिले। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित समाज के वर्ग के लोगों के ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था? अलग था। क्या था? भेदभाव से मुक्ति, जो उनके समाज में चल रहा था। गांधी जी ने कहा अरे नहीं, आप इन्हें निम्न क्या इस तरह का कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है, ये तो हरिजन है। क्या है? हरिजन। और ये गांधी जी ने कहा यदि हम दलित को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, दलित वर्ग के लोगों को, तो आने वाले 100 वर्षों तक हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। लिहाजा हमें दलित समुदाय को आपस अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने इन्हें एक नए नाम से संबोधित किया जिसे कहा गया हरिजन। किस नाम से संबोधित किया गांधी जी ने इन्हें? हरिजन कहा। बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता हरिजन किसे कहा, तो दलितों को कहा। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। और हरिजन का अर्थ क्या था? गांधी जी कहना क्या चाहते थे? गांधी जी ने कहा ये ईश्वर के संतान है, ईश्वर के संतान है। इन शॉर्ट ये हरिजन है कि इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भी ईश्वर के बच्चे, जैसे आप बच्चे हो, जैसे उच्च जाति वाले भी ईश्वर के बच्चे, उससे लो जाति वाले भी, तो निम्न जाति वाले भी ईश्वर के बच्चे। जैसे उन्हें सारे अधिकार प्राप्त है वैसे इन्हें भी सारे अधिकार प्राप्त है, इसलिए इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने इनके जो समाज के लोग थे जो निम्न वर्ग का कार्य करते थे, जैसे कि साफ सफाई करना, ठीक है, जो जानवर मर जाए उसे साफ करना, शौचालयों की सफाई करना, तो गांधी जी ने खुद ये कार्य करना चालू कर दिए। क्यों करना चालू कर दिए गांधी जी ने? गांधी जी ये बताना चाहते थे कि काम ये कोई छोटा नहीं है, कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं इनके वर्ग के लोग करें। और गांधी जी ने आह्वान किया, गांधी जी ने बुलाया कि आप भी आइए, बड़े बड़े लोगों को, बड़े उच्च जाति के लोगों को, कि आप भी आइए और आप भी ऐसा अस्पृश्यता या फिर भेदभाव के पाप को क्या करें? समाप्त करें। आपको पता है गांधी जी कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कहाँ गए थे? लंदन गए थे। और अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। जब अंबेडकर जी
लंदन गए तो क्यों गए थे सेकंड वाले में? दलितों का मानना था कि जो हम मजबूत हो पाएंगे समाज में, हम अपने अधिकार प्राप्त कर पाएंगे, उसका सिर्फ एक रास्ता है। क्या रास्ता है? पॉलिटिकल पावर्स। क्या? पॉलिटिकल पावर रास्ता, बस, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। यानी कि हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। तो इनकी तरफ से अंबेडकर जी बहुत ही पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, इवन संविधान सभा में इनसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे और थे, लेकिन इनका भी एक अलग ही लेवल था। अंबेडकर जी वहाँ पर लंदन में पहुंचे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अलग निर्वाचक मंडल के लिए, कि एक मंडल ऐसे क्षेत्र ऐसा दिया जाए जहाँ से खाली किनका चुनाव हो? दलितों का हो। तो उसी क्षेत्र को क्या कहने लगे? निर्वाचक मंडल। ऐसी व्यवस्था कर दीजिए सरकार ने, कहा ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, आपको अलग निर्वाचक मंडल चाहिए आप ले लीजिए। लेकिन गांधी जी ने इस बात का विरोध किया। गांधी जी ने इस बात का विरोध क्यों किया? गांधी जी ने कहा यदि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिल जाएगा तो दलित समाज से और कट जाएगा, पहली कटा हुआ समाज से और कट जाएगा, यानी कि एक अलग मंडल जहाँ दलित ही चुने जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा इससे बेहतर हम क्या करते, दलितों के लिए केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित कर देते हैं कि नहीं इस क्षेत्र में से सिर्फ दलित नहीं आएंगे और भी लोग आ सकते हैं, लेकिन इतनी सीट पे 2, 4 जितनी सीट, इतनी सीट पे केवल और केवल दलित ही समुदाय के लोग आएंगे। ठीक है, गांधी से दलित, लेकिन गांधी जी इसके विरुद्ध थे, मैंने अभी आपको बता दिया। गांधी जी निर्वाचक मंडल की बात को लेकर कहा बैठ गए, अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने, कि हमें चाहिए। गांधी जी बात अंबेडकर मानने को तैयार नहीं, गांधी जी मानने को तैयार नहीं। गांधी जी ने कहा मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ, भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। अब अंबेडकर जी ने सोचा और बड़ी समस्या हो जाए, इससे बढ़िया मामला है ये आरक्षित सीटों का लेके ही खत्म किया जाए। तो अंबेडकर जी ने गांधी जी के आगे बात, गांधी जी की जिद के आगे बात मानी। ठीक है, माननी पड़ी उन्हें। फिर अब अंबेडकर जी ने कहा कि ठीक है लेकिन हमें लिखित में चाहिए, कल को आप मुकर जाओ, कुछ भी बात हो जाए, क्या है, तो इसलिए लिखित में चाहिए। तो सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ था जिसे नाम से जानते हैं पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता, जो कि हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच। इन दोनों के बीच में लिखित रूप से समझौता हुआ था कि एचसी वर्ग में आ जाएंगे और इन्हें कुछ अनुसूचित जाति माना जाएगा और इनके लिए सीटें आरक्षित की जाएगी, जो आज के समय में भी आप देखते हो नौकरियों में एचसी, एसटी, ओबीसी इन लोगों को आरक्षण मिलता है, वो तब से ही चालू है। ठीक है बेटा, मैं आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 1930 में देखो कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको पहले बताया था गांधी जी कोई बहुत बॉडी बिल्डर, बहुत ऐसा तो नहीं था, इनके पास शक्ति थी, मामूली से आदमी थे, कमजोर आदमी थे, लेकिन इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने की इनके अंदर एबिलिटी थी। लोगों को क्या कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते, एकजुट कर लेते थे। तो अंबेडकर जी ने भी सोचा कि जब तक दलित एक साथ इकट्ठा होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो इनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तो अंबेडकर जी ने 1930 में, कब, 1930 में एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था दलित वर्ग एसोसिएशन। क्या? दलित वर्ग एसोसिएशन। और इसके तहत इन्होंने दलितों को संगठित करने का प्रयास किया। अब मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया, अभी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मैंने आपको बता दिया था कि कैसे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था और उस पूना पैक्ट में क्या बात थी। और उससे पहले दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या मांग थी? उन्होंने मांग की थी कि निर्वाचक मंडल दिया जाए दलितों को, जबकि गांधी जी उसके विरोध में थे। उनका कहना था कि दलित समाज से अलग हो जाएगा, इसलिए निर्वाचक मंडल उनके लिए ठीक नहीं है। ये जो आवाज उठी थी दलितों के लिए उठी थी, लेकिन 1928 से पूर्व
एक व्यक्ति और था मुस्लिम लीग का, मोहम्मद अली जिन्ना। ये बेटा बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, जैसे कांग्रेस के नेहरू वैसी मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना। एक तरीके से आप समझ सकते हो मुस्लिमों के बहुत बड़े लीडर थे। तो इन्होंने कहा हमें भी, मुसलमान भी अल्पसंख्यक है, मुसलमानों को भी एक अलग क्षेत्र, एक अलग निर्वाचक मंडल दिया जाना चाहिए जहाँ से सिर्फ मुस्लिम ही चुने जाने चाहिए। लेकिन फिर वही बात है जो दलितों के लिए बात थी कि समाज से वर्ग वो अलग हो जाएगा। अलग अगर बेटा एक क्षेत्र खाली किसी एक स्पेशल वर्ग के लोगों को दे देंगे तो अलग हो जाएगा। तो फिर इन्होंने कहा चलो मैं इस मांग को छोड़ दूंगा, क्या मैं इस मांग को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम हमें भी क्या दी जाए, केंद्रीय विधानसभा में क्या दी जाए, सीटें मुसलमानों के लिए भी कुछ आरक्षित कर दी जाए। और जहाँ पर मुसलमान ज्यादा संख्या में है वहाँ पर प्रांतों में जनसंख्या के अनुपात में उन्हें क्या दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन्होंने कहा ये मांगे मानोगे तभी मैं निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ूंगा, अन्यथा नहीं छोड़ूंगा। तो इसीलिए एक सम्मेलन बुलाया गया, एक बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक, सर्व मतलब सभी, दलीय मतलब सभी दलों की एक बैठक, यानी कि 1928 में सभी दल के प्रतिनिधित्व को बुला लिया गया ताकि सभी दल जितने भी इंडिया में मौजूद है, बड़े बड़े दल, वो मिलके आके इस बात का कोई उपाय निकाले। तो आज हम यही पढ़ेंगे सर्वदलीय सम्मेलन क्या था, कब हुआ और इसमें क्या बात थी, ये विफल रहा या फिर सफल रहा। बेटा आपको पता है 1922 में जब चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापसी ले लिया था। लेने के बाद उसमें आपको पता है उससे पहले गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग के साथ मर्ज कर लिया था, लेकिन मुसलमान भी साथ में गांधी जी के मिल गए थे। लेकिन जब गांधी जी ने आंदोलन वापसी लिया तो ये आंदोलन का पतन हो गया था, खत्म हो गया था 1922 में। तो जो मुस्लिम वर्ग था वो कांग्रेस से अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। वो सोचने लगे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, उन्हीं के लिए सोच रहे, हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे। असहयोग खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद मुसलमान कांग्रेस से अलग थलग, मैंने अभी बताया मुसलमानों के मन में एक बेगानेपन की भावना का विकास हो गया कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, हमने इनके साथ गलत अलायंस कर लिया, ठीक है, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध क्या होने लगे, खराब होने लगे। बेटा आपको पता है फिर वही था, जब दो लोगों की बात आपस में नहीं मिलती तो मामला खराब होने लगता है। ठीक उसी तरह जब कांग्रेस से मुसलमान अलग होने लगे तो फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई थी वो और ज्यादा बढ़ती रही और उनके बीच के जो संबंध थे खराब होने लगे। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि हमें अलग निर्वाचक मंडल दिया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, लेकिन उन्होंने कहा चलो आप यदि ये मांग नहीं पूरी करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मांग पूरी करने से जो मुस्लिम वर्ग के समुदाय के लोग हैं वो अलग हो जाएंगे देश से और देश की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा, तो मैं इस मांग को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बशर्त, मेरी कुछ शर्त है। क्या शर्त है मेरी? मुसलमानों को केंद्रीय विधानसभा में क्या दी जाए, आरक्षित सीटें। मैंने अभी बताया था जो सेंट्रल लेवल की असेंबली है उसमें मुसलमानों के लिए कुछ सीटें क्या कर दी जाए, आरक्षित, कि मुसलमान कहीं से भी है लेकिन इतनी सीटों पे मुसलमान ही आएगा, जैसे दलितों का मुद्दा था। और इन्होंने कहा मुस्लिम बहुल प्रांत, बहुल मतलब ज्यादा संख्या में, प्रांत वह जगह या वह राज्य या वह क्षेत्र जहाँ पर मुसलमान बहुल ज्यादा जनसंख्या में है,
तो उसी जनसंख्या में उन्हें क्या दिया जाए, प्रतिनिधित्व का आश्वासन चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रतिनिधित्व हमें जितनी हमारी जनसंख्या उसके अनुपात में दिया जाए। फिर सबने क्या किया, कांग्रेस और सब दलों ने कहा देखो ये देश के एकता की बात है, इसलिए हम सभी दलों की राय जानना चाहते हैं। तो 1928 में एक सम्मेलन बुलाया गया, एक बैठक बुलाई गई, जिसका जो टाइटल है वो है सर्वदलीय सम्मेलन। सर्व मतलब होता है सभी, दलीय मतलब सभी दलों का एक सम्मेलन, यानी कि सभी दलों को बुला के बात अपनी अपनी रखी गई, बुलाया गया। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात इस सर्वदलीय सम्मेलन में रखी गई सभी दलों के समक्ष, तो सभी दलों में से एक दल था हिंदू महासभा का। कौन सा बेटा, हिंदू महासभा का, मैंने हाईलाइट कर रखा। हिंदू महासभा का एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था M.R. जयकर। क्या नाम था, M.R. जयकर। बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उसका विरोध वो असफल क्यों नहीं हो पाया, उसका विरोध किसने किया, तो हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने किया। इन्होंने कहा कि हम ये जो आपने मांगे रखी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, हम आपकी आरक्षण वाली मांग को मानते नहीं है। इन्होंने इस बात का बहुत कड़ा विरोध किया कि हम इस बात के बिल्कुल ही खिलाफ है, जिसकी वजह से ये मामला जो सुलझने की जो गुंजाइश थी, ताकि दंगों जैसा माहौल ना पैदा हो, लड़ाई झगड़ा ना हो आपस में, देश में एकता शांति और स्मृतता बनी रहे, वो संभावना भी खत्म हो गई थी बेटा। फिर पहली 1922 के बाद मुसलमान वर्ग के लोग कांग्रेस से अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे, और 1928 में जब ये जो सम्मेलन था ये भी विफल हो गया, तो मुस्लिम समाज बिल्कुल ही कट गया था कांग्रेस से, ठीक है। फिर खैर इसके बाद मैंने आपको बताया था 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया और नमक यात्रा चलाई थी। अब आ जाते हैं 1939 से 1945 के बीच में। बेटा ये घटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घटना की वजह से ही एक तरीके से आप कह सकते हो हमें आज़ादी मिली। कैसे मिली, ध्यान से देखना। 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। आपको मैंने बता दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच। वो भी आपको पता है कि मित्र राष्ट्र यही थे और दूसरी तरफ चेंज थे केंद्रीय शक्तियां। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब यही है, लेकिन उस समय अब वो खेमा चेंज हो गया, केंद्रीय शक्ति से धुरी राष्ट्रीय शक्तियां बन गया, ठीक है बेटा। और इसमें भी यही जीतता है। लेकिन मेन बात यह है, आपको पता है हम किसके गुलाम थे, ब्रिटेन के हम गुलाम थे। और 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। आपको पता है वही सीन रिपीट हो गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। क्या हुआ, ब्रिटेन फिर से परेशानियों में, उसे फिर से आदमी चाहिए, फिर से पैसा चाहिए, क्योंकि युद्ध में हथियार, सैनिक, पैसा सब चाहिए। तो इसने फिर से इंडिया से मदद की मांग की, नेताओं से बोला, गांधी जी बड़े बड़े नेताओं से बोला कि इंडिया के लोग हमारी सहायता करें इस युद्ध में जीतने के लिए, तो हम इंडिया को क्या कर देंगे, आज़ाद। गांधी जी और सब नेता ने सोचा, ये बात तो सुनिए 1914 से 18 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी यही बात कही थी, लेकिन आज़ाद नहीं किया था। जब ये जीत गए तो इन्होंने कहा कौन सा वर्ल्ड वॉर, ये अपनी बात से मुकर गए थे। तो गांधी जी ने कहा और सब नेताओं ने कहा कि हमें अब आपकी बात पे विश्वास नहीं है, हमें तो लिखित में चाहिए, कोई ऐसा हो कि हम बाद में दिखा सके आपने कहा। इन्होंने कहा ठीक है, हाँ हम कह रहे हैं। इसलिए ही 1942 में इन्होंने एक मिशन भेजा था बेटा, कौन सा, क्रिप्स मिशन। कौन सा, क्रिप्स मिशन। ये आया था भारत में ये चेक करने की भारत को लोगों को यदि हम आज़ाद कर देंगे तो अपना संविधान बनाने के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया, असफल।
जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी और जो बड़े बड़े दल थे वो इन सब पार्टी इसकी बातों से सहमत नहीं हुए। और गांधी जी ने भी 8 अगस्त 1942 को क्या छेड़ दिया? ये 1942 में है तो बेटा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में क्या छेड़ दिया? गांधी जी ने कहा ब्रिटेन युद्ध में बिजी है, इसी बीच हम अगर यदि कोई बड़ा आंदोलन छेड़ देते तो हमें आज़ादी मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो गांधी जी ने क्या छेड़ दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने कहा ब्रिटेन युद्ध में बिजी है, अब क्या कर दो, इससे कहो भारत जल्दी से छोड़। गांधी जी ने इसमें एक बहुत ही ऐतिहासिक नारा दिया था जो आज के समय में भी एक महत्व रखता है। कौन सा नारा था? करो या मरो। गांधी जी ने कहा यह आखिरी मौका है, करो या फिर मरो, लेकिन आज़ादी हम लेके रहेंगे, करो या मरो। लोगों के अंदर उत्साह पैदा करने के लिए, देश के प्रति बलिदान की भावना को जगाने के लिए, अब हम किसी भी हालत में गुलामी नहीं सहेंगे, करो या फिर मरो, 2 ही ऑप्शन दिए गांधी जी। फिर जब ये मिशन फेल हो गया तो एक और मिशन भेजा ब्रिटिश की सरकार, क्योंकि डरी हुई थी कि गांधी जी कहीं दिक्कत और ना करते, युद्ध वैसे सर पे है और फिर ऊपर से आंदोलन। तो एक 1946 में एक मिशन भेजा। कौन सा? कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन। बेटा ये मिशन सफल हुआ, ये मिशन सफल हुआ। मुस्लिम लीग भी इसकी बात को मान गया और कांग्रेस भी। इसमें इसी के तहत हमारी संविधान सभा गठित हुई, संविधान सभा गठित हुई। फिर आपको पता है संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो ये सब था भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने चलाया और गांधी जी ने कौन सा नारा दिया। क्रिप्स मिशन कब आया और सफल रहा या विफल। फिर क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा मिशन आया जो सफल रहा, वो कैबिनेट मिशन था। और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन जीता आपको पता है? ब्रिटेन भी व्यस्त था तो गांधी जी ने मौके का फायदा देख के चालू कर दिया आंदोलन। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम देखते हैं सामूहिक संबंध की भावना। बेटा सामूहिक ग्रुप में कैसे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। किसी भी देश की आज़ादी या फिर विकास के लिए लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना होनी चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। तो इसके लिए कुछ कारक मुख्य है। राष्ट्रवाद तब फैलता है जब लोग ये मानने लगते हैं कि वह सभी एक ही राष्ट्र के अंग है। बेटा नेशनलिज्म या फिर देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना जो है कब फैलती है? जब लोगों को लगता हाँ हम इसी देश के, इस देश ने हमारे लिए इतना किया है, इसलिए हमें भी इस देश के लिए कुछ करना है। तब लोग मानने लगते हैं हम इसी देश के क्या एक तरीके से अंग, जैसे शरीर के अंग होते हैं, जब अगर कोई काम नहीं करेगा तो शरीर बेकार है, ऐसे देश के लोग काम नहीं करेंगे तो देश बेकार हो जाएगा। इसलिए जब लोग ये समझने लगते हैं कि हम इसी देश के हैं और ये देश के लिए यदि हम विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे, देश के प्रति कार्य नहीं करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, कौन करेगा? राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने हेतु बेटा क्वेश्चन आ जाता है, भारत माता की छवि किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, 1905 में बनाई थी। इससे लोगों के मन में और क्या भावना का विकास हुआ? हाँ, देश क्या एक माता के रूप में जाने लगा कि देश हमारी माता और इसकी रक्षा करने का कर्तव्य हमारा है। इसलिए लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैलने लग गई। तो ये मेन कारक है। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। कब? 1804 में। लोगों में एक गीत आया जो आगे चल के देश का गीत बनेगा, नेशनल गीत।
लोगों में एक भावना आई, सुन के लोग जोश में आ जाते थे, देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? जन गण मन। क्या लिखा? जन गण मन, जो आगे चल के क्या बनेगा? राष्ट्रीय गान। भारत का आगे चल के क्या बनेगा? ये राष्ट्रीय गान। क्या बनेगा? भारत का राष्ट्रीय गान। आप आज सुनते हो जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। ये क्या है? लोगों के अंदर एक तरीके से उत्साह पैदा करने का माध्यम है। यही आगे चल के हमारे देश का राष्ट्रीय गान बनता है, राष्ट्रीय गीत बनता है। पेपर में भी आ जाता है जनगण मन। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कितना सेकंड का होता है? कितना सेकंड का होता है? समय क्या होता है? 52 सेकंड। क्या होता है? 52 सेकंड का होता है ये। ठीक है। अब बेटा कुछ पार्टियां देख लेते जो प्रमुख हैं, जिन्होंने देश के विकास में बड़े बड़े आंदोलन चलाए। मेनली यहाँ पर दो पार्टियों के नाम मैंने लिखे जो मेन थी उस समय की। एक थी कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। बेटा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885 में। किसने की थी बेटा? ए.ओ. ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कहाँ हुई थी बेटा? बम्बई में, जो कि आज मुंबई और महाराष्ट्र का जगह है। ये कांग्रेस के बारे में है, थोड़ी बातें जो आ जाता है कई बार। एक बात और आ जाती है कांग्रेस के बारे में कि 1907 में कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन। क्या हुआ था? विभाजन। दो दल में बट गई थी, एक तो नरम दल था और एक गरम दल। ठीक है। गरम दल में बाल पाल और लाला लाजपत राय, बाल विपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक। इसमें नरम में भी और नेता थे दादा भाई नौरोजी, ऐसे ऐसे नेता। अब मुस्लिम लीग के बारे में देख लीजिए बेटा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका का आज के वर्तमान के बांग्लादेश की कैपिटल है। इसकी स्थापना जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने मिलकर की थी। लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आगा खान बने थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी मैंने आपको बता दिया, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। बेटा ये जो चैप्टर है आपका यही फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।